Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 8th playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 5, When People Revolt. चल रहा है, playlist वो है और टॉपिक है Through the Eyes of the People. ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. What exactly people started feeling when they encountered the East India कंपनीज पॉलिसीज. ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसको जब इनकाउंटर कर रहे थे तो लोग क्या सोचना शुरू करते हैं. चलिए, अगर हम ये देखना चाहते हैं, इसकी कोई सी ग्लिम्स देखना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट दीज टू सोर्सेस इन योर टेक्स्ट बुक. सोर्स 1, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स. ये एक्सर्प्ट है एक बुक, माझा प्रवास. माझा प्रवास एक बुक थी, फेमस बुक थी, विष्णु भट्ट गोडसे उन्होंने लिखी थी. ही वॉज अ ब्राह्मण who used to live in a village in महाराष्ट्र. वो महाराष्ट्र के एक विलेज में रहते थे. वो और उनके अंकल एक यज्ञ, मतलब यज्ञ जो कि मथुरा में हो रहा था. मथुरा में जो यज्ञ हो रहा था वो अटेंड करने के लिए महाराष्ट्र से मथुरा जा रहे थे. मतलब बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की. विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ सिपॉयज मिले. सिपॉय कौन होते थे? सिपॉयज वर द सोल्जर्स, इंडियन मैन हु यूज्ड टू सर्व इन ब्रिटिश आर्मी. उनको कुछ सिपॉय मिले. उन्होंने कहा कि ये अपनी इस जर्नी पे आगे नहीं जाए तो इनके लिए बेहतर होगा. अब क्यों बेहतर होगा? क्योंकि एक मैसिव रिवोल्ट, आंदोलन शुरू होने वाला है. कौन सा आंदोलन शुरू होने वाला था? ये क्या आंदोलन था? माझा प्रवास बुक में ये क्यों इन्होंने बताया कि क्यों सिपाहियों ने इनको रोक दिया था और सिपाहियों ने क्या कहा था? लेट्स हैव अ लुक. द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन्स ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ये जो इंग्लिश आया ना, ब्रिटिशर्स, ये हिंदू या मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों के धर्मों को मिटा देना चाहते हैं. They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. Calcutta में एक मीटिंग हुई थी ब्रिटिशर्स की जिसमें 84 रूल्स किंग्स और प्रिंसेस को बताए गए थे. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented. किंग्स और प्रिंसेस ने, जो भी राजा और राजकुमार लोग आए थे, उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को बहुत क्लियरली ये कह दिया था कि अगर आप ये रूल्स इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. नाउ, और इसके बाद हुआ ये दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू द कैपिटल इन ग्रेट एंगर. काफ़ी गुस्से से वो लोग अपने कैपिटल्स रिटर्न करते हैं. ऑल द बिग पीपल बिगैन मेकिंग प्लान्स. A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different cantonments. और ये सारे किंग्स अपने किंगडम में वापस जाते हैं बहुत गुस्से के साथ कि ये ब्रिटिशर्स क्या 84 रूल्स लेकर आ रहे हैं. हमारे धर्म, हमारी जाति, अच्छा हिंदू मुस्लिम्स दोनों एंग्री थे. ये क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं. किंग्स अपने किंगडम जाते हैं, अपने दूसरे लोगों को एक खबर सुनाते हैं, बहुत सारी खबरें इनकी बढ़ती है और फाइनली मेरठ की एक कैंटोनमेंट, सैनिक छावनी जिसे कहते हैं गाइस, उस कैंटोनमेंट से मैसेजेस दूसरी कैंटोनमेंट्स में सर्कुलेट होने लगते हैं. सो हमें ये समझ में आ रहा है सर्टन थिंग्स वर स्टार्टिंग टू बिल्ट अप, कुछ पक रहा था. नाउ नेक्स्ट रेफरेंस जो है, सोर्स 2, दैट इज देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. मेरठ कैंटोनमेंट से एक बार मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हुआ. धीरे धीरे अलग अलग कैंटोनमेंट में ये मैसेज जाने लगा. एक और अकाउंट है उस समय जो चला था हमको, वो मेमोयर है सूबेदार सीताराम पांडे साहब का. जैसे नाम बताते हैं, ही प्रोबेबली इज समवन फ्रॉम द बेल्ट ऑफ यूपी, बिहार एंड दैट एरिया. सीताराम पांडे 1812 में रिक्रूट होते हैं दोस्तों. एक सिपॉय थे बंगाल नेटिव आर्मी के.
मतलब उस समय 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1756 में बैटल ऑफ लासे के बाद में ये सब चीज़ें होने लगी थी। 757 की बात है, सॉरी 58-57 का बेल्ट था। उस पीरियड के बाद में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने सैनिक अपॉइंट करने शुरू कर दिए थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी एंड ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर अमेजिंगली 48 ईयर्स। 48 साल तक इन्होंने आर्मी में टाइम बिताया एंड 1860 में रिटायर हुए। He helped the British to suppress the rebellion, though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. 1860 में रिटायर होते दोस्तों, 1857 में रिबेलियन हुआ था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। अब इस रिबेलियन में सूबेदार सीताराम पांडे ने, बीइंग अ सीनियर आर्मी मैन, ब्रिटिशर्स की तरफ से सर्विसेज दी थी। ऑल्दो इनका बेटा जो था वो एक रिबेल था और उसको इनकी आंखों के सामने ही मारा गया था। आयरॉनिकली, मतलब अजीब बात है ना। रिटायरमेंट पे इनको परसुएट करा था कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ने कि तुम अपने मेमोयर्स लिखो, बिकॉज प्रॉबेबली 48 ईयर्स जब आप एक रेजिमेंट में रह जाते हैं तो आपका एक रिलेशन बन जाता है, और वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी। कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट ने कहा कि अपने मेमोयर्स लिखो, एंड ही कंप्लीटेड राइटिंग इन 1861 इन अवधी लैंग्वेज, एंड नॉरगेट ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा एंड हैड इट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। एक काफ़ी फेमस बुक मिली थी। मेरे जितने स्टूडेंट्स को रीडिंग का शौक है ना, मैं कहता हूँ ये सारी बुक्स कभी ढूंढ के, या गूगल तो आप लोग कर चुके हो यार, आप में से सबको पता है अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, कभी ये चीज़ें गूगल करके देखो। अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ जानने का तो प्लीज़, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट यस, मज़ा आता है पढ़ने में, कुछ हिस्ट्री की नई बातें पता चलती है। ये एक स्क्रिप्ट है सीताराम पांडे ने जो लिखा था। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट this seizing of Oudh filled the minds of the sepoys with distrust and led them to plot against the government. मेरी एक छोटी सी सोच है। मैं किसी आउटरीच के साथ नहीं बोल रहा हूँ, किसी गुस्से से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपनी एक सिंपल सी सोच के बाद बोल रहा हूँ कि अवध को जब लॉर्ड डलहौजी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अवध को अक्लेम करा था कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हमको ये टेरिटरी लेना है एंड ऑल सब कर दिया था, तब वहाँ के लोगों के अंदर ना थोड़ा सा, सिपाहियों के अंदर ही डिस्ट्रस्ट आ गया था कि यार ये ब्रिटिशर्स तो पहले एक चीज़ करते हैं, बाद में दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। ये चीज़ ब्रिटिशर्स काफ़ी मतलब सिपाहीज वर रियली वरिड अबाउट दैट। भरोसा नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स पे कि कब ये लोग बदल जाएं। उसके बाद में किंग जो थे उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस देने लग गए थे। दिल्ली में भी कुछ सिचुएशंस आ गई थी, तो गवर्नमेंट के खिलाफ अब नवाब ऑफ अवध के जो एजेंट्स थे वो और किंग ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दिल्ली के बहादुर शाह जफर की बात हो रही है यहाँ पे, उनके एजेंट्स धीरे धीरे जाने लगे अलग अलग कैंटोनमेंट्स में। उनके एजेंट्स को आप कह सकते हैं उनके गुप्तचर, वो जाने लगे अलग अलग कैंटोनमेंट्स में डिस्कवर करने के लिए कि इंडियन आर्मी का टेम्परामेंट क्या है। उस वक्त इंडियन आर्मी नहीं, ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले इंडियन सिपाहीज का टेम्परामेंट क्या है, क्या सोच रहे हैं। They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. और इन एजेंट्स ने आग में घी का काम करा। इन्होंने इन सिपाहियों को, सिपाहीज को और बड़ा बताना शुरू करा कि देखो तुम्हारे किंग अवध के जो राजा थे उनके साथ में कैसा डील करा है, क्या उनके साथ में मतलब गलत व्यवहार किया गया एंड ऑल देम। They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. Now, उन्होंने हजारों झूठ अपनी बातों में मिला लिए थे।
अब यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है कि उन एजेंट्स ने बहुत सारी ऐसी बातें भी फैलाई थी जिनका कोई बेस नहीं था। कुछ ऐसे फैक्ट्स उन्होंने अपनी बातों में घुसा दिए थे जो सच में फैक्ट्स नहीं थे, वो कहने पे फैक्ट्स लग रहे थे लेकिन झूठ बहुत बोल दिए थे। क्योंकि वो जो किंग था दिल्ली में, बहादुर शाह जफर, उसको वापस थ्रोन पे लाना है, वापस डिग्निटी डालनी है, किंग की वैलर बढ़ानी है। अब आप देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो रही थी यार। राजा की किंगडम चली गई, पावर्स कम हो गई, उसके गुप्तचर जा रहे हैं अपनी पावर को बढ़वाने के लिए, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, जो मैं बार बार बोलता हूँ, 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंपल करना पड़ता है। वो चीज़ें जो थी वो ब्रिटिशर्स ने, ये एजेंट्स ने शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बहुत सारे झूठ भी ऐड करे थे। देख, कहते हैं ना, अगर 1000 बार एक झूठ भी बोलोगे तो सामने वाला उसे एक बार सच मान ही लेगा। वही चीज़ यहाँ पे होने लगी थी। They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. उन्होंने ये कहा कि ये तभी हो पाएगा जब ये सोल्जर्स जो हैं ये अपनी पावर्स का सही उपयोग करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके जो भी इश्यूज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको जाके ये लोग फाइनलाइज कर लेंगे और उठाएंगे और म्यूटिनी करेंगे। फिगर 3 में आप देख सकते हो रिबल सिपॉयज ने किस तरीके से ऑफिसर्स को अटैक करा है, उनके घर अटैक करे हैं, घर में रहने वाले लेडीज एंड ऑल, यू कैन सी द ऑफिसर रनिंग अवे और घर को जला रहे हैं। दे ऑल आर सिपॉयज एंड दे आर एंटरिंग द गली। अब ये जो भी चीजें थी, इसके साथ एक कोइंसिडेंस हो गया कि सरकार ने अपने कुछ, ब्रिटिश सरकार ने, अब वो पर्सन एक सूबेदार था, उसने 48 इयर्स काम करा तो सरकार ही बोलेगा, सरकार ने अपने कुछ, अब ये ब्रिटिशर्स के साथ पता नहीं कह सकते एक बैड लक था। उसी टाइम ब्रिटिशर्स ने अपनी रेजिमेंट में से कुछ सिपाहियों को दूसरी रेजिमेंट से भेजना शुरू करा। एक नई राइफल आई थी, हायर क्लासेस में उसका नाम बताते, मैं अभी बता देता हूँ। एनफील्ड राइफल एक बनी थी इंग्लैंड में, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कार्ट्रिजेस रख सकती थी। अब ये एक सिंपल सी बात थी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये था, इसकी जो कार्ट्रिज होती है ना, जो गोली होती है, उसको ना, उसका कवर जो होता है उसको मुंह से छीलना पड़ता था। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द सब्जेक्ट एंड नॉट दैट डीप, बट मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। नाउ दीज men perform new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with fats of cows and pigs. My God. अब ये नए जो लोग थे, ये ड्रिल करने वाले, इन्होंने कुछ समय तक तो प्रैक्टिस करी, लेकिन बाद में इनको पता नहीं सच है झूठ है, कहीं से एक अफवाह उड़ी कि बॉस ये जो कार्ट्रिजेस है ना, इसको स्मूथ बनाने के लिए, उस बैरल में से जाने के लिए उसके ऊपर ग्रीस लगाया गया है। वो ग्रीस काऊ के और पिग के बॉडी के फैट से, चर्बी से बनाया गया है। बॉडी के अंदर स्किन और मसल्स के बीच में एक लेयर होती है फैट्स की, उसको यूज किया गया। माय गॉड, अब ये बात तो डेफिनेटली एक आदमी से, एक रेजिमेंट से दूसरे आदमी तक पहुंचने लगी, दूसरे रेजिमेंट के, कि भैया ये हो रहा है। कुछ लोग ठीक है, और बात पकने लगी, हाँ, कि अब भैया ये क्या कर रहे हैं लोग, गलत है। हालांकि उस वक्त भी कुछ सिपाही थे कि भैया ब्रिटिशर्स ने 40 इयर्स तक ऐसा कुछ नहीं करा है कि हमारे रिलीजन को इंसल्ट करें, लेकिन as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of Awadh. लेकिन उस समय सिपाही लॉजिकली नहीं सोच पा रहे थे। सिपाहियों के मन में एक बात थी कि हम लोग कहीं ना कहीं से, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे किंग को बहुत गंदे तरीके से अवध से हटाया गया है, ऑल द थिंग्स हैव बीन डन। तो हम लोगों के किंग के साथ जो भी गलत चीज़ हुई है, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। और अब सिपाही लॉजिकली कुछ सोच नहीं रहे थे, सिंस दे वर नॉट थिंकिंग एनीथिंग लॉजिकली, तो बस किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स हमारे अगेंस्ट हैं, हाँ हमारे अगेंस्ट हैं, लॉजिकली सोचना ही नहीं। Interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christians, and they had therefore introduced the cartridges
in order to bring this about, since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. और कुछ लोगों ने तो एक टॉपिक निकाल लिया, वो टॉपिक ये निकाल लिया कि भैया ये ब्रिटिशर्स तो हमको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इस रीज़न से इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट सॉरी माय हिंदी इज लाइक अ बिट, हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये कार्ट्रिज डाली. सी बिकॉज पिग अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स इज अ नो, बिग नो नो. बफेलो काओ अकॉर्डिंग टू हिंदूज इज होली. आप इनका फैट ले रहे हो तो भैया हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों कहीं ना कहीं से हर्ट होंगे. और ये लोग आपको ना कन्वर्ट करना चाह रहे, क्रिश्चियन बनाना चाह रहे, इसलिए चाह रहे जानबूझ के आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए. दिस थिंग really got uproared. The Colonel Sahib was of the opinion that the excitement, which even he could not fail to see, would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. Sitaram Pandey from Sepoy to Subedar, page 162-63 का एक्सक्रिप्ट है ये. कर्नल साहब के सामने बात पहुंच रही थी, मेरठ की छावनी की बात हो रही है, कैंटोनमेंट की, लेकिन कर्नल साहब ने इसको सोचा यार ये क्या झूठी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ फ्लूक, अफवाह है, उड़ जाएगी. कर्नल साहब ने वो उस वक्त इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. कर्नल साहब ने ध्यान इसलिए नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, क्या इशू थे, बट जब मैंने कर्नल साहब को बात बताना शुरू करी तो उन्होंने मुझे सिंपली रिटायर करके घर, मतलब उन्होंने बोला तुम तो जाओ छुट्टी पे अपने घर जाओ, रिटायर नहीं सॉरी ये 60 में रिटायर हुए, बट उस वक्त इनको बोला कि तुम तो अपने घर जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. मैं क्या करता. तो आपको अब समझ में आ रहा है इन दो सोर्सेस के थ्रू कि धीरे धीरे लोगों के मन में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स थोड़ा सा इशू उठने लगा था, अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी स्पेसिफिक. नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे इसके आगे का टॉपिक, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. बाय बाय.